हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडेस टॉपिक इज पार्किंसन डिजीज। आज हम पार्किंसन डिजीज के साइन सिम्टम्स, इसकी कॉज क्या होती हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसी डिजीज आकर होती है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। डायग्राम के थ्रू भी आपको ये शो किया है कि ये जो है ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से डेफिनेशन इसकी क्या है। सो हम स्टार्ट करें तो इसकी डेफिनेशंस में आए। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ ए डीजनरेटिव डिजीज। क्या है ये? एक डीजनरेटिव डिजीज है। ठीक है, occur due to degeneration of dopamine producing cells in substantia nigra। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज ए डीजनरेटिव डिजीज, यानी कि ये डीजनरेटिव डिजीज होती है। किसकी वजह से? अब मेन लाइन इस डिजीज की आ रही है, occurs due to degeneration of dopamine producing cells, यानी कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती हैं उनमें डीजनरेशन हो जाना। और कहाँ पे? सबस्टेंशिया नाइग्रा में। अब हमने वर्ड सुना डोपामिन, आपको ये पता होना चाहिए कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क ये होता है कि एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में जो सिग्नल्स पास आउट होते हैं, नर्व सिग्नल्स जो पास आउट होते हैं उनको पास आउट कराना। सिनेप्स पे नर्व न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं और उनके टाइप में आता है, उनके एग्जांपल में आता है डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, जब ये सिग्नल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में जाते हैं, ये ब्रेन के थ्रू ये सिग्नल पूरी बॉडी के ऑर्गन को काम करने में आते हैं। और इनमें आती है मसल्स। मसल मूवमेंट तभी होगा जब ब्रेन से उसको सिग्नल मिलेगा। मसल मूवमेंट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब बॉडी में मूवमेंट होते हैं तो उसमें मसल्स का मेन रोल होता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि जब डोपामिन ही प्रोड्यूस बहुत रेयर अमाउंट में होने लगेगा, यानी कि डोपामिन की जो प्रोड्यूसिंग सेल्स में प्रॉब्लम अगर आ गई, वो डीजनरेट हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि डोपामिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। नर्व में सिग्नल्स जो पास आउट हो रहे हैं उनकी जो डेफिशिएंसी है वो हो जाएगी। इस वजह से बॉडीली मूवमेंट भी नहीं होगा और ये बॉडी मूवमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाना ही क्या कहलाता है? पार्किंसन डिजीज। यानी कि आपके माइंड में जब पार्किंसन डिजीज पढ़ाई जाए, आपके माइंड में डोपामिन की डेफिशिएंसी आनी चाहिए। ठीक है, और मेन लाइन मैंने आपको यही हाईलाइट कर दी। क्या है मेन लाइन? यहाँ से है, आपका ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब आप बोलोगे सबस्टेंशिया नाइग्रा कौन सी चीज़ है भाई? सबस्टेंशिया नाइग्रा के बारे में हम तो अभी पढ़े हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा के बारे में। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन वेयर डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट। यानी कि हम मेन क्या है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में अगर कमी हो गई तो डोपामिन सिक्रेट नहीं होगा, देन सारी चीजें जो मूवमेंट इंपेयर्ड है वो हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो कहाँ पे हो रही है सब चीजें? सबस्टेंशिया नाइग्रा में। यानी कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स सबस्टेंशिया नाइग्रा में प्रेजेंट होती है, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट होता है। और उसमें अगर डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स अगर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं करेंगी किसी भी रीजन की वजह से, वो कॉज आपको पढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से जो है बॉडी इंपेयर्ड हो जाएगी, यानी कि बॉडी मूवमेंट जो है वो इंपेयर्ड हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? पार्किंसन डिजीज आकर हो जाएगी। यानी कि मैं फाइनल डेफिनेशन का ओवरव्यू दूं, it is a degenerative disease occur due to degeneration of dopamine producing cells in the substantia nigra। अब आता है विथ रिजल्ट इन डोपामिन डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब डोपामिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो डोपामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगेगी। ठीक है, ठीक है, अब आता है मोस्ट ऑफन डेवलप इन ओल्ड एज। ठीक है, अब मेन बात, ये किस में डेवलप होता है? मोस्टली ओल्ड एज पीपल में जो है पार्किंसन डिजीज आकर होती है। ठीक है, क्या होता है पार्किंसन डिजीज? डोपामिन डेफिशिएंसी। तो मोस्टली ऑफन डेवलप इन ओल्ड एज पर्सन में जो है ये आकर होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, विच इज कॉज। अब आता है कि ये कॉज, इसका कॉज क्या है? ठीक है, मैं आपको एक और ओवरव्यू दे देती हूँ कॉज से पहले पार्किंसन डिजीज का। ये देखिए, ये डायग्राम आपको मैं शो करूंगी। नॉर्मल ब्रेन कंपेयर टू ब्रेन विद पार्किंसन डिजीज, यानी कि नॉर्मल ब्रेन को पार्किंसन डिजीज के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, वो कैसे किया गया है वो देखते हैं। इसमें है नॉर्मल ब्रेन। अब आप नॉर्मल ब्रेन देखिए, नॉर्मल ब्रेन और इम्पेयर्ड जो मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट और इम्पेयर्ड मूवमेंट के बारे में बताया गया है। नॉर्मल मूवमेंट की ब्रेन फंक्शन में देखिए, ये होता है मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। ठीक है, तो अब ये देखिए सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? डोपामिन। और यहाँ लिखी हुई है लाइन, डोपामिन ट्रांसमिट साइन टू ब्रेन, यानी कि डोपामिन जब डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में जाता है देन वो ब्रेन को पास आउट होता है। और जब ब्रेन को पास आउट होता है, ब्रेन के और फंक्शंस में, जैसे मिड ब्रेन में हम तो इस एक्टिविटी को बता रहे हैं, बट ब्रेन के और सिग्नल्स के थ्रू जब हमें बॉडी में जाएगा तो डोपामिन से जाएगा, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स से डोपामिन जाएगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन में बताई गई है कि डोपामिन ट्रांसमिट साइंस टू सिग्नल्स टू ब्रेन। इसकी वजह सबस्टेंशिया नाइग्रा में चीज़ें होती है। अब आता है पार्किंसन डिजीज की तरफ मूव करें, तो इसमें क्या है? लॉस ऑफ सेल्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स की जो कमी हो जाएगी, मैंने आपको बताया डीजनरेशन ऑफ डोपामिन सेल्स। ठीक है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है उनमें डीजनरेशन होने लगेगा, तो उस वजह से वो कम होने लगेगी, और उससे कम होने लगेगी तो डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, रिजल्ट डोपामिन रिड्यूस डोपामिन प्रोडक्शन, यानी कि डोपामिन प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारी बॉडी फंक्शन बिगड़ी जाएगी, स्पेशली बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो ये इसमें डायग्राम में शो किया है मैंने आपको नॉर्मल मूवमेंट एंड इम्पेयर्ड मूवमेंट के बारे में। ये रिजल्ट है विच रिजल्ट इन क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको बात? डोपामिन ट्रांसमिट नॉर्मल है और ये इसमें डोपामिन की एफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, अब हम बैक टू वर्क आते हैं। हमारा मेन क्या था? हमारा मेन था
कॉज। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया पार्किंसन डिजीज होती क्या है, कैसे होती है। अब आता है कॉज पे। कॉज क्या है? एक्चुअल कॉज इज अननोन, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज की तरह इसका भी जो है कॉज अननोन होता है, कोई फिक्स कॉज कभी आज तक कभी डिस्कवरी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसकी लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है और फिर डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। क्या क्या है? ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? केमिकल पॉइजनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है केमिकल पॉइजनिंग, ठीक है। केमिकल पॉइजनिंग भी जो है मिड ब्रेन के फंक्शन को इम्पैक्ट करती है और उनमें सबस्टेंशिया नाइग्रा में होती है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो केमिकल पॉइजनिंग जो है उसकी वजह से भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा मेन क्या है कि भाई कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का इफेक्ट पड़ता है, तो उनमें आती है केमिकल पॉइजनिंग। सेकंड आती है हेड इंजरी, किसी तरह का ट्रोमा या इंजरी होने की वजह से ब्रेन सेल्स जो है कभी कभार वो में डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और जब ब्रेन सेल्स में डिस्ट्रक्शन होने लगता है देन हेड इंजरी जो है अकर होने की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा। तो किसी न किसी रीजन की वजह से जो है, इन्हीं रीजनों की वजह से जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो मिड ब्रेन का पार्ट होती है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री, किसी तरह की भाई ये भी है जेनेटिकली भी, जब नोन कॉज अननोन होता है तो ये भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को अपने दादा परदादा से अगर ये डिजीज जेनेटिक हेरिडिटली मिली है तो वो ऑब्वियसली ट्रांसफर होगी, ये इसके रिस्क फैक्टर में आता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट भी ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। तो देखो 4 को मेन कॉज इसका अननोन है। 4 कॉज कौन कौन से हैं? केमिकल पॉइजनिंग, हेड इंजरी, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर जो है इसके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये क्या आ गए? ये इसके कॉज हो गए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैंने आपको ये बता दिया है कि नॉर्मल और पार्किंसन डिजीज में क्या है डिफरेंस ब्रेन में, और नेक्स्ट डायग्राम भी इसी को शो करता है। अब इस डायग्राम को आप देखो, इसमें भी यही चीज़ शो हुई है। क्या हुई है? सबस्टेंशिया नाइग्रा, नॉर्मल सबस्टेंशिया नाइग्रा है, और ये क्या है? डिमाइनिस्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ठीक है। डायग्राम दोनों के सेम है। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है? अब आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आप देखोगे तो आप खुद को दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम है ये नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे? और ये डायग्राम जो है ये नॉर्मल है। आई मीन ये पार्किंसन डिजीज का कैसे? ये है नर्व सिनेप्स, ठीक है। नर्व सिनेप्स यानी एक नर्व से दूसरी नर्व के बीच में जो सिग्नल्स जा रहे हैं उनके अंदर क्या है? वो नॉर्मल सारे सिग्नल्स जो है वो सही उसमें जा रहे हैं। और इसमें कितनी डेफिशिएंसी हो रही है? क्यों? क्योंकि डोपामिन जो है वो क्या करता है? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक नर्व से दूसरी में सिग्नल्स पहुंचाता है। तो यहाँ रेगुलरली सिग्नल्स जा रहे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ पे कितनी डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कि ये डेफिशिएंसी हो गई। ये तो पार्किंसन डिजीज का है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शो किया है यहाँ पे डायग्राम इसका, पार्किंसन डिजीज के होने का भाई कैसे होती है, कैसे मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे पैथोफिजियोलॉजी पे कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में डिस फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? डोपामिन सेल्स आर डिस्ट्रॉयड किसी न किसी रीजन की वजह से। मैंने बताया वो केमिकल पॉइजनिंग हुई, हेड इंजरी हुई, और भी 2 फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली फैक्टर, उनकी वजह से क्या होगा? डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो उनका प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत कम रीजनरेट हो जाएंगे वो। तो क्या है देखो रिस्क फैक्टर्स की वजह से डोपामिन सेल्स आर डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देन नेक्स्ट हो जाएगा एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस और सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। ये कैसे शो किया? ये इस तरह से शो किया कि जब नर्व इम्पल्स एक से दूसरे नर्व में जाते हैं तो जब डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से कंडक्शन सही से नहीं हो पाएगा इम्पल्स का, तो जो और ब्रेन से जो साइंस जाते हैं बॉडी मूवमेंट कराने के लिए उसमें भी जो है एबनॉर्मल हो जाएंगी वो साइंस। तो ये वहाँ वो बात कही गई है। देन नेक्स्ट है पुअर मसल कंट्रोल, एबनॉर्मल मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। और इसका रिजल्ट क्या है? हम बोल रहे हैं भाई डोपामिन डोपामिन डोपामिन, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि पार्किंसन डिजीज होती क्या है, इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है पुअर मसल कंट्रोल, यानी कि मसल कंट्रोल पुअर हो जाएगा, एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगेगा क्योंकि ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल्स ही मसल्स को नहीं जा रहे हैं तो मूवमेंट भी जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा, मेन यही है। तो पुअर मसल कंट्रोल, एबनॉर्मल मूवमेंट और स्लो मूवमेंट जो है वो हैपन होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी। एक बार हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी का। इस फैक्टर की वजह से क्या है? डोपामिन सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, देन डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन हो जाएगा, फिर एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस और साइन फ्रॉम ब्रेन हो जाएगा, देन पुअर मसल कंट्रोल होगा। रिजल्ट इसका यही है, एबनॉर्मल मूवमेंट और स्लो मूवमेंट इसका हैपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टू साइन एंड सिम्टम्स। अब आता है साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके में। तो पहले दिखाया गया है इसमें साइन है इसके 3 कार्डिनल फीचर होते हैं, यानी कि 3 मेन साइन है इसके पार्किंसन के। कौन कौन से? फर्स्ट है ट्रिमर्स, यानी कि फर्स्ट सिम्टम क्या है? ट्रिमर्स। सेकंड क्या है? रिजिडिटी या स्टिफनेस, और थर्ड है ब्रेडिकाइनेशिया। ट्रिमर्स यानी कि पहला सिम्टम है इसमें ट्रिमर्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? स्टिफनेस, यानी कि कड़कपन हो सकता है बॉडी ऑर्गन्स का, ठीक है, जो मूवमेंट करने वाले हैं। तो रिजिडिटी हो सकती है, कठोरता हो सकती है। तीसरा है ब्रेडिकाइनेशिया, यानी एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट जो है वो पेशेंट में हो सकता है। इसी तरह का भी एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज 3 क्या है? ये 3 फीचर होते हैं साइन एंड सिम्टम में किसके? पार्किंसन डिजीज के। कौन कौन से? ट्रिमर्स, रिजिडिटी या स्टिफनेस और ब्रेडिकाइनेशिया, यानी एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम अदर सिम्टम्स पर।
कौन कौन से अदर सिम्टम्स में आते हैं मोनोटोनस स्पीच। मेन हमने देख लिया ट्रिमर्स होता है, ठीक है, और क्या होता है स्टिफनेस होता है और ब्रेडिकाइनेशिया होता है। देन अब आते हैं अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स क्या है सिम्टम्स? सबसे पहला है मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर सिर्फ एक टोन में बात करना। एक टोन मीन्स जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ तो मैं बात करती थी, मैं जहाँ जा रही थी, तो दिस इज द टोन। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इस टोन में बात कर रहा है। अगर वो एक टोन पकड़ लिया पेशेंट तो वो उसी टोन में बात करेगा। नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बात को कहते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, हम उस अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेकिन जो पेशेंट होता है वो फिक्स टोन पकड़ लेगा, मोनोटोनस टोन उसकी हो जाएगी। तो कभी कभार ये सिम्टम भी पेशेंट में आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टफिंग गेट, यानी एबनॉर्मल पोजीशन भी उस पेशेंट की जो है हो सकती है। देन है मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस भी उसका हो लगेगा, जब मूवमेंट मसल मूवमेंट कम हो जाएगा तो पेशेंट को फेस जो है वो मास्क लाइक दिखने लगेगा। देन आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया की कंडीशन भी पेशेंट में कई बार देखी गई है। देन है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो उसका भी लॉस हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट जब नहीं कर पाएगा तो पेशेंट में बॉडी बैलेंस भी नहीं रहेगा। देन है हैंड राइटिंग बिकम स्मॉल। कई बार हैंड राइटिंग जो है स्मॉल हो जाती है। देन लास्ट से स्लर्ड स्पीच भी उसकी होने लगेगी। तो ये क्या है, ये अदर सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया इसका सिम्टम कि क्या क्या होते हैं। 3 मेन सिम्टम है, ट्रिमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। अदर सिम्टम्स भी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम पार्किंसन डिजीज की जो है वो देखेंगे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि इसके साइन सिम्टम कैसे अकर होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखें हम, तो रिजिडिटी देखो एक पर्सन दिखाया गया है ओल्ड एज, तो उसमें बताया गया है कि जो सिम्टम्स मैंने बताया वो कैसे कैसे हैपन होते हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की है मैंने। देखो मास्क लाइक फेस हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट का क्या हो जाएगा, मास्क लाइक फेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिजिडिटी एंड ट्रेम्बिंग ऑफ हेड, मैंने आपको बताया रिजिडिटी स्टिफनेस आ सकती है। फिर है रिड्यूस आर्म स्विंगिंग, आर्म स्विंगिंग स्विंग भी नहीं होंगी क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा ना। देन होगा फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, टिल्ट हो जाएगा। देन आगे की तरफ रिजिडिटी एंड ट्रेम्बिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी जो हमारे हैं हाथ हैं पैर हैं उनमें रिजिडिटी आ सकती है, ठीक है। दूसरा क्या, शफिंग गेट विद शॉर्ट स्टेप्स, शॉर्ट स्टेप के साथ शफिंग गेट्स की कंडीशन भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। कि ये सारे क्या है, पार्किंसन डिजीज जो है उसका सिम्टम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टेज, ठीक है, कि पार्किंसन डिजीज जो है उसकी स्टेजेस क्या क्या है, कैसे धीरे धीरे स्लो स्लो होके कैसे सीवियर कंडीशन में चला जाता है, माइल्ड से सीवियर कब कैसे होता है, तो उसकी स्टेजेस को हमने शो किया है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज 1, क्या लिखा है इसमें, डेवलप माइल्ड सिम्टम्स बट एबल टू गो अबाउट डे टू डे लाइफ। सॉरी आपको बाहर का डिस्टर्बेंस थोड़ा आवाज़ में आ सकता है, बट अभी हमें यही हैंडल करना पड़ेगा। तो पार्किंसन डिजीज जो है, स्टेजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज में जो है स्टेज 1 क्या है, डेवलप माइल्ड सिम्टम बट एबल टू गो अबाउट डे टू डे लाइफ। यानी कि ये सिम्टम जो स्टार्ट होंगे तो माइल्ड हल्के हल्के सिम्टम चालू होंगे, लेकिन इंसान डेली डे टू डे एक्टिविटीज आसानी से कर सकता है। देन सेकंड स्टेज 2 क्या कह रही है, सिम्टम्स सच एज ट्रिमर्स एंड स्टिफनेस बिगिन टू वर्सन, मे डेवलप पुअर पोस्चर और हैविंग ट्रबल वॉकिंग, यानी वॉकिंग में जो है ट्रबल होगी, पुअर पोस्चर हो जाएगा पेशेंट का, और ट्रिमर्स और स्टिफनेस जो है वो सीवियरली वर्स जो है होने लगेगी, यानी वर्स होती चली जाएंगी डे टू डे। जो 3 सिम्टम मैंने आपको बताया उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये माइल्ड सिम्टम होंगे, डे टू डे लाइफ में एक्टिव रहेगा। देन स्टेज 2 में क्या, सिम्टम्स सच एज ट्रिमर्स एंड स्टिफनेस जो है वो होने लगेंगे। थर्ड है मूवमेंट बिगिन टू स्लो डाउन और लॉस ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंस जो है वो उसका भी लॉस हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा ना पेशेंट को, तो जो है लॉस ऑफ बैलेंस भी उसके अंदर हो सकता है। देन फाइनल क्या है, फोर्थ है इसका, फोर्थ और फिफ्थ क्या है वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। सिम्टम्स आर सीवियर एंड कॉज सिग्निफिकेंट इशू विद द डे टू डे लिविंग, अनेबल टू लिव अलोन एंड विल नीड केयर। यानी कि सिम्टम जो है वो डे टू डे वर्स्ट होते चले जाएंगे, डे टू डे लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, एंड अनेबल टू लिव अलोन, यानी कि पेशेंट अलोन होने लगेगा। लिव अलोन इसलिए होने लगेगा कि वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, एंड विल नीड केयर, यानी उसको केयर की जरूरत होगी, और ऑब्वियसली एज एन नर्स उनको उसकी केयर भी करनी चाहिए। देन फिफ्थ आता है लास्ट एंड सीवियर स्टेज, वॉकिंग और स्टैंडिंग में भी इम्पॉसिबल एट द पॉइंट, यानी कि वॉकिंग और जो स्टैंडिंग जो थोड़ी बहुत कर रहा था ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। पीपल एट दिस स्टेज आर ऑफन कंफाइंड टू व्हील चेयर और बेड, यानी कि व्हील चेयर और बेड पे जो उसकी कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो इंसान बेड रेस्ट पे चला जाएगा या फिर व्हील चेयर से वो अपना वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई, ठीक है, इसकी डेवलप कैसे होता है, देन कैसे मूवमेंट स्लो डाउन होता है, डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, लास्ट स्टेज पे बिल्कुल ये रह जाता है पेशेंट, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज, डिजीज क्या है, कॉज क्या है, साइन सिम्टम क्या है, और इसकी कैसे डिजीज होती है ये हमने पढ़ लिया। देन आता है पार्किंसन डिजीज की, व्हाट इज द पार्किंसन डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ द पार्किंसन डिजीज। डायग्नोसिस क्या क्या है इसके, फर्स्ट डायग्नोसिस इज द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स एक्सप्रेशन, कि डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट के एक्सप्रेशंस को, उसकी साइन सिम्टम्स को देखता है, ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं है। देन ये देखता है पेशेंट्स आर्म आर ऑब्जर्व टू ट्रिमर्स दैट मेक अकर एट रेस्ट और व्हेन एक्सटेंड, यानी कि पेशेंट आर्म जो है ऑब्जर्व की जाती है दैट ट्रिमर्स किस लेवल पर कर रहा है, दैट मे अकर एट द रेस्ट
और व्हेन एक्सटेंडेड यानी कि वो रेस्ट पे जाती हैं और एक्सटेंड कर सकती हैं नहीं कर सकती, अर्ली जो है वो स्टेज बताई गई है। देन थर्ड है स्टिफनेस इन लिम्ब और नेक इज ऑब्जर्व, यानी कि नेक में भी स्टिफनेस है कि नहीं, या फिर स्टिफनेस इन लिम्ब में और नेक में स्टिफनेस किस लेवल के वो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। देन फोर्थ है इट इज चेक इफ द पेशेंट कैन राइज फ्रॉम ए चेयर इजीली, यानी कि ये चेक किया जाता है कि पेशेंट जो है वो चेयर से उठ पाता है, बैठ पाता है, मूव कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो चीज़ इसमें देखी गई। फिफ्थ क्या है द पेशेंट्स पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज ऑब्जर्व, यानी कि पेशेंट का जो वॉकिंग पैटर्न है वो भी इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। देन सिक्स है इट इज एग्जामिन इफ द पेशेंट आर्म्स स्विंग सिमेट्रिकली अगर पेशेंट की आर्म जो है स्विंग करती हैं देन इसको एग्जामिन अच्छे से किया जाएगा, पेशेंट करेगा, वो डॉक्टर करेगा। सेवंथ है द पेशेंट क्विकनेस इन रिगेनिंग बैलेंस इज चेक, यानी कि उसका बैलेंस किस टाइप का, क्योंकि लो बैलेंस होगा देन अगर उसका बैलेंस अच्छे से नहीं होगा देन जो है इसमें हम उस चीज़ में असेस कर लेंगे, डॉक्टर असेस कर लेगा कि उसको पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करें, हमारा डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस को हम रिटन में भी देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि भाई किसी तरह का किस वजह से कॉज हो रही है और उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले भी क्या उसको ऐसे सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो फर्स्ट क्या है हिस्ट्री कलेक्शन, देन सेकंड क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका बार बार टाइम टू टाइम वाइटल साइंस चेक असेस करेंगे, उसकी पोजीशन असेस करते रहेंगे, उसको मूवमेंट किस तरह वो असेस करते रहेंगे, सिटी स्कैन एमआरआई भी कराएंगे। ठीक है, देन क्या है पेशेंट में गिवन लिवेडोपा इफ इट्स मसल्स फंक्शंस स्टेबलाइज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन देन इट्स डेली डिटेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पेशेंट को जो है लिवेडोपा भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर उसके मसल फंक्शन जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, तो ये क्या है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन करी। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट, मेन है इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट को अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देयर इज नो क्योर फॉर पार्किंसन डिजीज बट सिम्टम्स में बी रिलीव्ड बाय मेडिकल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, बट मेडिकल थेरेपी के थ्रू और फिजिकल थेरेपी के थ्रू इसकी सिम्टम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मेडिकल थेरेपी। ठीक है, मेडिकल थेरेपी क्या है इसकी वो देखते हैं हम। द सप्लीमेंट्स मेडिकेशन फॉर पार्किंसन डिजीज इज लेवोडोपा ए प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, यानी कि अब हम एडमिनिस्टर करेंगे लेवोडोपा। लेवोडोपा क्या है प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन, यानी कि डोपामिन जब बॉडी में जब जाता है तो ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। ठीक है, तो लेवोडोपा एडमिनिस्टर करेंगे। इट शुड बी इफेक्टिव इटसेल्फ नॉट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ये जो है इफेक्टिव होनी चाहिए अगर ये क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, खुद से ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस नहीं कर पाती और जो है पहले ही खराब हो जाती है, जबकि इसका मेन काम ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को स्टिमुलेट करे। तो इस वजह से क्या देंगे कार्बिडोपा देंगे। जो नेक्स्ट लाइन लिखी है ना, कार्बिडोपा मस्ट बी गिवन विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेवोडोपा इट प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ लेवोडोपा इन लिवर सेल्स। जब हमारी बॉडी में किसी तरह की फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन जाती है तो फार्माकोकाइनेटिक होती है प्रोसेस, तो उस वजह से क्या लिवर जो है डिस्ट्रॉय कर देगा किसको लेवोडोपा को, और कार्बिडोपा के साथ लेवोडोपा को देंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगी और डोपामिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगी। तो कभी भी हम लेवोडोपा दें, ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी भी हम लेवोडोपा दें तो उसके साथ कार्बिडोपा जरूर देनी चाहिए। ठीक है, पार्किंसन वाले पेशेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेडिकल थेरेपी हो गई। ठीक है, अब मूव करेंगे हम फिजिकल थेरेपी के ऊपर। ठीक है, फिजिकल थेरेपी क्या कहती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज बिकॉज इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ मसल स्टोन्स एंड इम्प्रूव देयर एक्शन। ये मसल स्टोन के फंक्शन को भी इंप्रूव करती है और एक्शन को भी इंप्रूव करती है। क्या क्या आती है इसमें, फिजिकल एक्सरसाइज आती है, स्पीच थेरेपी, मसल थेरेपी, ये क्या है फिजिकल थेरेपी है। फिजिकल थेरेपी से भी जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स स्टिमुलेट होती है ना, बॉडी मूवमेंट भी अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट में आ गया। मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट में आज हमने पढ़ा कि मेडिकल इसका कोई पर्टिकुलर जो है मैनेजमेंट नहीं है, बट मेडिकल थेरेपी जो है लिवोडोपा कार्बिडोपा देंगे, और फिजिकल थेरेपी जो है उसमें हम स्पीच थेरेपी और मसल्स जो है मसल्स थेरेपी और फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसको इम्प्रूव करेंगे और बोलेंगे कि वो इस टाइप की एक्सरसाइज करें। तो क्विक रिव्यू दूँ तो मैनेजमेंट आपका हो गया, डायग्नोसिस हो गया, फिर क्या हो गया, फिर मैंने आपको ये डायग्नोसिस बता दिए इसके कैसे होंगे। ठीक है, देन इसके हमने पार्किंसन डिजीज की स्टेजेस देख ली, स्टेजेस के बाद मैंने आपको ये सिम्टम बता दिए, सिम्टम के बाद में मैंने आपको साइन एंड सिम्टम के बाद में मैंने आपको बता दिया ट्रिमर्स होता है, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेशिया होता है, पैथोफिजियोलॉजी भी मैंने आपको ओवरव्यू रिव्यू करा दी। देन मैं आपको डायग्रामेटिकली शो भी कर दिया कि कैसे पार्किंसन डिजीज अकर होती है, एंड मेन जो है हमारा क्या पार्किंसन डिजीज हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओवरऑल थैंक यू।